अध्याय 4 देख रहे हैं, कृषि। कृषि, एग्रीकल्चर, इसके बारे में आज बात करेंगे। एग्रीकल्चर शब्द कहां से आया है? एग्रीकल्चर, ये लैटिन शब्द एगर या एग्री, इसका मतलब होता है मृदा, मिट्टी, सॉइल। और कल्चर का मतलब होता है कृषि, जुताई, टिलिंग, जुताई। मृदा, सॉइल, मृदा पे कृषि, मृदा की जुताई, इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। गुरप्रीत, मधो और टीना गांव से गुजर रहे हैं और उन्होंने देखा कि किसान जुताई कर रहे हैं, टिलिंग कर रहे हैं। किसान गेहूं की जुताई कर रहे हैं। मिट्टी को और उपजाऊ बनाने के लिए वो साथ में मैन्योर, खाद डाल रहे हैं। उन्होंने कहा बच्चों से कि गेहूं मंडी में बहुत अच्छी कीमत पे बिकेगा और फिर इसको फैक्ट्री ले जाया जाएगा जहां पर ये ब्रेड और बिस्किट बनेगा, यानी फ्लोर। गेहूं जब पीस जाता है तो उसे फ्लोर कहते हैं। फ्लोर के बाद वो ब्रेड और बिस्किट बनेगा। यहां पर जब भी हम एक एग्रीकल्चर प्लांट, पौधे की बात करते हैं, जब ये परिवर्तित होता है, जब ये जमीन पे आप बोते हैं, उगता है, उत्पाद बनता है, वहां से लेकर वो जब अंत तक पहुंचता है, उसके अलग अलग स्तर हैं, एक्टिविटीज हैं, स्टेप्स हैं। पहला है प्राइमरी, प्राथमिक। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, और टर्शरी मतलब तृतीयक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, सबसे प्राइमरी एक्टिविटी जो शुरुआती होती है, ये किससे रिलेटेड है? ये वो सभी एक्टिविटीज, क्रियाएं आ जाती हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, इसके उत्पादन यानी प्रोडक्शन और निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन से है। जैसे एग्रीकल्चर की हमने बात की, मत्स्य हो गया, फिशिंग, संग्रहण, गैदरिंग, चीजों का संग्रह करना। तीनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जब हम प्राइमरी एक्टिविटी की बात करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या होता है? जो ये संसाधन है, ये जो भी चीज आपके नेचुरल रिसोर्स से आती है, उसका प्रसंस्करण यानी मैन्युफैक्चरिंग। जैसे इस्पात बनाना, डबल रोटी बनाना, कपड़े को बुनना, ये आपके द्वितीयक या सेकेंडरी एक्टिविटीज में ये आती हैं सारे। यानी पहला जो पैदावार हुई है उसको चेंज करना, सेकेंडरी हो गई। अब तीसरा ये हो गया कि जो पहला और दूसरा हमने सेक्टर देखा या क्षेत्र देखे, उनको सहयोग प्रदान करना, उनको सेवा प्रदान करना, उनको सर्विसेज प्रदान करना, ये टर्शरी एक्टिविटीज है। जैसे यहां से वहां कहीं ले जाना होगा तो ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी, व्यापार होगा, बैंकिंग, बैंक पैसा चाहिए, पैसा लेना है, देना है, और बीमा हो, फसल खराब हो जाती है या उसको और कुछ सामान लेना है, कोई नुकसान हो जाता है। विज्ञापन, आप प्रोडक्ट बनाते हैं कोई भी चीज, उसको बेचना भी है, कैसे बिकेगा उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, विज्ञापन देने पड़ेंगे। टर्शरी प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है। प्राइमरी सारी चीज जो हमें नेचुरली मिलती है, सेकेंडरी हम नेचुरल को चेंज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टर्शरी इनको सपोर्ट करती है। एग्रीकल्चर, कृषि एक प्राइमरी एलिमेंट्री क्रिया है जिसमें हम फल, सब्जी, फूल, पशुधन, लाइफ स्टॉक, जानवर, इनको पालते हैं, इनको बढ़ाते हैं। यह सारा एग्रीकल्चर में आ जाता है। कृषि का मतलब केवल यह नहीं कि एक जमीन में आपने कुछ उगा दिया। आप कोई भी फसल हो सकती है, इसमें सब्जी भी है, इसमें पशुधन, जानवरों को, बकरियों को, मुर्गियों को पालना, भेड़ बकरियों को, यह सब इसमें आता है। पूरे विश्व में 50% लोग ये कृषि से या कृषि से संबंधित लोग संबंधित है, कृषि या कृषि रिलेटेड एक्टिविटी से, उन क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। भारत में 2/3 जनसंख्या, 135 करोड़ हम लोग हैं, अभी 2/3 निकाल लीजिए इसमें। इतनी जनसंख्या, 2/3 ये कृषि पे निर्भर है, एग्रीकल्चर पे है। अगर बढ़िया स्थलाकृति है, टोपोग्राफी अच्छी है, यानी प्लेन है, थोड़ा पहाड़ी इलाका ज्यादा नहीं है, ऐसा भूगोल हो, जो जहां पर आप फसल उगाना चाहते हैं, वहां की जमीन और वहां का जलवायु उसके लिए अच्छी है। जलवायु अच्छी हो कहने का मतलब उसके लिए सूटेबल हो। किसी भी कृषि
क्रियाकलाप के लिए ये जरूरी हो जाता। जहां आम उगता है वहां जरूरी नहीं लीची भी उग जाएगी। हर चीज हर जगह नहीं हो सकता। नागपुर संतरा क्यों फेमस है? क्योंकि नागपुर में संतरा बेहतरीन होता है, वहां की जलवायु क्लाइमेट उसको सूट करती है। जहां भी कोई चीज उगती है वहां की स्थलाकृति, जलवायु और मृदा, मिट्टी उन पर डिपेंड करती है। जिस भूमि पर हम फसल उगाते हैं उसे हम एरेबल लैंड कहते हैं। जहां पर फसलें हम उगा रहे हैं उसे हम कृषिगत भूमि कहते हैं, एरेबल लैंड कहते हैं। एक मानचित्र पे भी जाएंगे हम लोग, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं। और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर इस चित्र पे आइए पहले। जहां पर आप हरा हरा देख रहे हैं यह कृषिगत भूमि है, यहां कृषि हो सकती है, हो रही है। बाकी इलाके जो है, ये डेजर्ट इलाका है, यहां पर हमारा डेजर्ट है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इतनी बर्फ है, इतना ज्यादा ये कहें कि बर्फ आच्छादित रहता है, वहां पर मुश्किलात होती है। हिंदुस्तान के पास सब कुछ हरा हरा है, हर चीज हरी हरी है। चाइना के पास भी अच्छा खासा इलाका है, कनाडा के पास थोड़ा कम है, अमेरिका के पास काफी अच्छा है, यूरोप में भी। और अगर आप यूरोप के लेफ्ट तरफ पे आ जाए तो यहां पर भी अच्छा इलाका है कृषि के लिए। कृषिगत एरेबल लैंड है यहां पर, जहां आप कृषि कर सकते हैं। इन इलाकों में आप कृषि, ये कृषिगत इलाके नहीं, या तो यहां हो नहीं सकती, यहां हो नहीं रही है। यहां पर अब मैं आपको कुछ कल्चर बताता हूं। किसी भी शब्द के साथ जब कल्चर जुड़ जाता है वो हमें किसी एक फील्ड में ले जाएगा, किसी एक दिशा में ले जाएगा। एग्री कृषि के साथ जब आप कल्चर जोड़ दें तो एग्रीकल्चर हो गया। मृदा की जुताई, पशुपालन हो रहा है, ये बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ जाती हैं। ये आर्ट है, यानी क्या कला और आर्ट है जिसमें हम ये काम करते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। सेरी जैसे कल्चर के साथ जुड़ता है, वहां रेशम आ गया, यानी रेशम बनाना या रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन, कॉमर्शियल रियरिंग, इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। मतलब ये सिल्क से रिलेटेड है, रेशम से रिलेटेड है। पीसी कल्चर, कई लोग इसे पाइसी कल्चर भी बोलते हैं। यहां पर आ गया मछली, मत्स्य पालन और मछली का उद्योग या मछली का रियरिंग। कहीं आपने तालाब बनाए, पोखर बनाए, टैंक बनाए, पॉन्ड्स बनाए, वहां पर मछलियां पाल रहे हैं आप, उनको ब्रीड कर रहे हैं, फिर उसको आप वाणिज्यिक तौर पे आगे भेज रहे हैं ताकि आप बेचेंगे, ताकि उससे आप कुछ रेवेन्यू कमा पाए, धन कमा पाए। इसे मत्स्य पालन कहेंगे। विटीकल्चर, वीटी के साथ कल्चर जोड़ दें। वीटी का मतलब यहां पर हो गया अंगूर, कल्टीवेशन ऑफ अंगूर काफी सारे काम में आता है। इसको वाइन बनाने के काम में आता है। यूरोपियन कंट्रीज में वाइन एक खाने के साथ पीने वाली चीज है, और शराब भी इससे बनती है, और बहुत सारे इसमें उपयोग इसके होते हैं। हॉर्टिकल्चर, सब्जी, फूल और फल, यहां हम खेती कर रहे थे, यहां पर हम वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट्स, यहां पर हम हॉर्टिकल्चर कहेंगे इसको। कृषि तंत्र, फार्म सिस्टम, कृषि और खेती दोनों ही है, हम दोनों को एक तंत्र की तरह देख सकते हैं, एक नेटवर्क की तरह या एक सिस्टम की तरह देखते हैं। यहां पर शुरुआती खर्चा जो होता है, या कहें शुरुआती इनपुट क्या है, पहले आपको बीज लाना होगा, फिर उसके बाद थोड़ा उर्वरक चाहिए होगा, उसके बाद आपको मशीनरी चाहिए होगी, फिर आपको लोग चाहिए जो इसमें काम करेंगे। तो ये सारी चीजें चाहिए होती, श्रमिक चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, इनिशियली सीड चाहिए होगा, उसके बाद जुताई होगी, बुआई होगी, सिंचाई होगी, फिर निराई, फिर कटाई, प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग और हार्वेस्टिंग। इसको हम संघ क्रिया बोलते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी ये सारी क्रियाएं जो होती हैं, ये जो फार्म सिस्टम है, क्या क्या चीज आती है इसके अंतर्गत, क्या क्या चीज आती है फार्म सिस्टम। तो क्या क्या चीज हो सकती है इसमें, क्या क्या चीज निकल के आ सकती है। क्रॉप तो ही है, वूल, डेयरी, पोल्ट्री, ये भी आता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्या चीज होनी चाहिए, पहले आपको इनपुट चाहिए, मशीनरी, सीड्स और केमिकल्स चाहिए। फिर यहां पर आपकी वाकई जुताई, बुआई, ये सब स्प्रेइंग, पेस्टिसाइड वगैरह होगा। ये सारी की चीजें इनपुट इसलिए चाहिए क्योंकि हर जगह पे इसकी जरूरत पड़ने वाली। शुरुआत में सीड्स की जरूरत पड़ेगी, बाद में केमिकल, फिर मशीनरी की, और जब फाइनली आप सारा काम हो जाता है तो फसल तैयार हो जाती है।
इसी तरीके से भौतिक और मानवीय फार्म इनपुट क्या है, फिजिकल और ह्यूमन। यहां पर भंडारण हो गया, आदमी हो गया, लेबर, और फिर मशीनरी है, जैसे आप पंप सेट देख रहे हैं, केमिकल्स है। भौतिक हमें क्या चाहिए कि बरसात सही से हो, सनशाइन चाहिए, ऊष्मा, टेम्परेचर, स्लोप, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, यानी उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए या फिर और जो भी हमने यहां पर बात की उसके लिए यहां पर जलवायु, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें थोड़ी सही होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। कृषि के अलग अलग प्रकार हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही जैसी फार्मिंग होती है, अलग अलग तरीके की फार्मिंग या कृषि होती है। जैसे जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफी है, कैसा है, पहाड़ी इलाका है, प्लेन इलाका है, जहां पर जिस चीज की मांग होगी वहीं पे होगा उस चीज का प्रोडक्शन। श्रम, लेबर और किस तरीके की प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी का क्या स्तर है, इसके आधार पर हम कृषि को क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी निर्वाह कृषि, और कमर्शियल फार्मिंग यानी वाणिज्यिक कृषि। इसमें दो चीज आती है। एक और चीज बता दूं, यहां पर ये जैविक कृषि कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बड़ा नाम है आजकल इसका, ऑर्गेनिक खेती। इसमें ऐसी कृषि में रासायनिक खाद नहीं इस्तेमाल करते, केमिकल यूज नहीं होता, इसमें जैविक खाद का इस्तेमाल होता है। जो भी प्राकृतिक, चाहे पीड़ानाशी हो, पीड़कनाशी कह ले, और खाद केवल और केवल ऑर्गेनिक होता है, कोई भी केमिकल नहीं होती इसमें। कई कई लोग फसलों को बढ़ाने के लिए उसमें ऐसा केमिकल डाल देते हैं कि फटाफट पैदा हो जाए, वो सब चीजें यहां नहीं होती, यानी कि आनुवंशिक हम मॉडिफिकेशन नहीं करते, इसमें सब चीजें नेचुरल होती जैसे होनी चाहिए। निर्वाह कृषि की बात कर रहा था मैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग। मान लीजिए आपका एक परिवार है, एक कृषि परिवार है, आपकी आवश्यकता, आपको पेट पालना है, तो कम उपज से काम चल जाएगा। गेहूं उगा लीजिए, चावल उगा लीजिए, और साथ में सब्जी उगा लीजिए, परिवार सारा काम कर लेगा। टेक्नोलॉजी की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, यानी कोई प्रौद्योगिकी की जरूरत नहीं है, परिवार है, सारा काम कर सकता है और प्रोडक्शन हो सकता है अपने लिए, केवल अपने लिए। तो ये जो निर्वाह कृषि है, सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसको थोड़ा और भाग में, दो भाग में डिवाइड करेंगे। इसको एक कहेंगे गहन निर्वाह, एक आदिम निर्वाह, इंटेंसिव सबसिस्टेंस, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। फिर से समझिए, यहां पर ये दो भाग में जो हमने डिवाइड किया, पहला क्या हुआ जो मैंने आपको बताया, निर्वाह कृषि। पहले हमने कहा, मैं इसे बताता हूं, पहले जो फार्मिंग है इसको हमने कहा कि एक दो तरीके की फार्मिंग होगी, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक कमर्शियल फार्मिंग। फिर सबसिस्टेंस को हमने और कहा कि इसको हम करते हैं कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। गहन निर्वाह, ये इंटेंसिव मतलब ये होता है कि इसका एरिया छोटा है और उस पर जो साधारण औजार है उसी पे काम किया जा रहा है, इसकी बात कर रहा हूं। छोटा इलाका है, ज्यादा श्रम किया जा रहा है और ज्यादा मेहनत की जा रही है, प्रौद्योगिकी की जरूरत नहीं है ज्यादा इसमें। छोटा इलाका है, एक वर्ष में एक फसल उगाई जा रही है, चावल मुख्यतः यहां पर राइस उगाया जा रहा है। इसके अलावा गहन निर्वाह कृषि इंटेंसिव में तो दलहन है, तिलहन है, वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स। तो ये कहां पर होती है, आप देखेंगे दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वी एशिया, वहां पर जो मानसूनी, जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं ना, बहुत ज्यादा लोग हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मानसून प्रदेश है, वहां पर गहन निर्वाह कृषि यानी कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस होती है। आदिम अगर मैं बताऊं, आदिम का मतलब होता है आदि मानव, जैसा शब्द है। इनके पास कोई अपनी जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, नोमैडिक टाइप, आदिम की तरह होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं छोड़ छोड़ के। अब जैसे कहा कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, आदिम निर्वाह, अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, इसको थोड़ा और डिवाइड करेंगे। एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरण कृषि, एक हो गया आपका पशुचारण यानी नोमैडिक हर्डिंग कहेंगे इसको, पशुचारण। पहले ये स्थानांतर वाली या जगह चेंज करने वाली कृषि देखते हैं। अमेजन बेसिन के जो सघन वन है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी जो भारत है, वहां पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। भारी वर्षा, बहुत जबरदस्त वर्षा है और बहुत जल्दी इसमें वनस्पति आ जाती है, क्विक रीजनरेशन है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक इलाके को साफ किया जाता है और उसको क्लियर किया जाता है और जला भी दिया जाता है,
राख बचती है, राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है और उसके बाद इसमें मक्का, यम, आलू, कसावा, ये सब चीजें यहां उगाई जाती है। उसके बाद जैसी जमीन की उर्वरता, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो इस जमीन को छोड़ दिया जाता है और इस जमीन को छोड़ के ये आगे बढ़ जाते हैं। यानी यहां पर काम किया, इसको साफ किया, इसके पेड़ पौधे जला दिए, मिला दिया मिट्टी में, यहां पर कृषि कर दी, फिर जब ये इसकी उर्वरता खत्म हो गई यहां चले गए और फिर इसको यही काम किया। इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, स्लैश एंड बर्न। यहां पर आप देखें एक चित्रण, अब मैं नोमैडिक हर्डिंग की बात कर रहा हूं। यहां पर नोमैडिक हर्डर्स है। यहां कश्मीर में जाएं तो आपको बकरवाल एक कम्युनिटी मिलेगी, वहां पर बहुत सारे हजारों की तादाद में बकरे उनके साथ चल रहे होंगे, जैसे यहां पर इनके साथ कैमल चल रहे हैं। सहारा के शुष्क और अर्ध शुष्क, सेमी एरिड, एरिड, मध्य एशिया और भारत के कई भागों में, जैसे मैं भी आपको जम्मू कश्मीर का नाम लिया, राजस्थान का नाम लिया, यहां पर ये चरवासी पशुचारण कहते हैं इसको, नोमैडिक हर्डिंग। इसमें यह होता है कि पशु चारा की, जो आदमी आप देख रहे हैं जो चरा रहे हैं, वो अपने पशुओं को लेके चारा, पानी वगैरह इसको लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, लेकिन इनका रूट बड़ा निश्चित होता है, कहीं भी नहीं चले जाते। इनका एक बकायदा रास्ता है, उस रास्ते को ये फॉलो करते हैं। अच्छा, ये जो मूवमेंट है ये किस कारण से हो रहा है? क्योंकि जलवायु चेंज हो रही है, जलवायु की बाधाएं हैं और टेरेन, जो जमीन की स्थलाकृति है, ये अपनी मर्जी से नहीं जा रहे। किसी समय में कहीं पानी ज्यादा हो, किसी समय में पानी कम हो, किसी समय, जैसे कश्मीर में क्या होता है, जब बहुत ठंड होती है तो ये लोग जम्मू की तरफ आ जाते हैं और उसके बाद जैसी ठंड कम होती है कश्मीर में, जम्मू से कश्मीर की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट है। तो शीप, कैमल, याक, गोट, भेड़ हो गए, गोट, याक, ये सब इनके पास, पशु चारकों के पास होती है। इनके परिवार के लिए दूध, मांस, वूल हो गए और ये सारी चीजें इनको मिल जाती है, इससे उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा इसको वाणिज्य भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम कमर्शियल फार्मिंग में। कमर्शियल फार्मिंग में, यहां पर कमर्शियल फार्मिंग में इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक तो आपका हो गया वाणिज्यिक अनाज, कमर्शियल फार्म, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ग्रेन का मतलब यहां पर खाद्यान्न आ गया। तो वाणिज्यिक कृषि का मतलब ये होता है वाणिज्य, पैसा कमाना। इसमें फसल जो उगाई जा रही है और जानवरों को पाला जा रहा है, वो विक्रय होती किया जा रहा है, बेचने के लिए किया जा रहा है, अपने लिए नहीं किया जा रहा, इंडिविजुअल के लिए नहीं किया जा रहा। केवल जैसे आपने पहले वाली खेती में देखा था, सबसिस्टेंस अपने इलाके में बनाया और पैदा किया, खुद ही खा लिया। यहां पर विक्रय के लिए हो रहा है, ये सारा काम जो हो रहा है कमर्शियल है, बेचने के लिए हो रहा है। इसमें छोटा इलाके की से काम नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा इनपुट जा रहा है, पैसा जा रहा है, मेहनत जा रही है। इसके लिए बड़ा इलाका होता है, बहुत सारा काम प्रोफेशनल तरीके से होता है। यहां पर आपको जैसे बताऊं, कमर्शियल फार्मिंग में मैंने आपको कहा था, यहां पर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, एक यहां पर हो गया मिक्स्ड फार्मिंग, और एक और चीज जोड़ देते हैं इसमें, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये हो गया रोपण कृषि, जोड़ दिया मैंने। ये आपका हो गया बागान के लिए। तो एक एक करके समझेंगे आप। जो भी फसलें हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में कर रहे हैं, इसमें हमें फायदा होना चाहिए। गेहूं है, मक्का हो, ग्रेन खाद्यान्न है। जैसे उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है, यहां पर इस तरीके की खेती होती, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। और ये बहुत बड़े बड़े हेक्टेयर होती है, कोई 1-2 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर नहीं होते, सैकड़ों, 100, सैकड़ों हेक्टेयर होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं। अच्छा, ज्यादा ठंड होती है तो वो जरूरी उस समय को रोकती है, तो यहां पर केवल एक ही खेती की जा सकती है, कनाडा के इलाके, अमेरिका के ऊपर के इलाके। मिश्रित कृषि पे आ जाते हैं, मिक्स फार्मिंग। यहां पर भूमि का उपयोग एक तो भोजन और चारे के लिए होता है, या पशुपालन के लिए, यह मिश्रित कृषि है। यूरोप, पूर्वी यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहां पर एक सबसे ज्यादा दोनों काम किए जाए प्रचलित है। क्यों? भूमि का उपयोग आप पैदावार भी करिए, चारा भी करिए और लाइफ स्टॉक भी करिए, जानवर भी करिए। फिर मैंने आपको रोपण कृषि बताया था, 3 तरीके की बताया था। प्लांटेशन, यहां पर देखिए केले की रोपण कृषि हो रही है, बनाना प्लांटेशन। तो रोपण कृषि भी, बनाना कृषि भी, ये किसके लिए? ये रोपण, ये भी कमर्शियल है। यहां पर एकल कृषि होती है। यहां पर जैसे प्लांटेशन में अगर आप कहें तो चाय, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना मतलब केला और कॉटन। बहुत ज्यादा यहां पर लेबर भी लगता है, पैसा भी लगता है, लेबर बहुत लगता है।
और सारी चीजें वहीं हो जाती है, मतलब आसपास की फैक्ट्री में हो जाएगी या जो इलाका होगा जहां पर ये प्लांटेशन हो रहा है वहीं पे हो जाता है। यानी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की एक जरूरत इसमें होती है, डेवलपमेंट, यहां से वहां आपको ले जाना पड़ेगा। जैसे रबर की बात करें मलेशिया में, कॉफी ब्राजील में, चाय इंडिया, श्रीलंका में भी चाय है, ये सब प्लांटेशन है। यहां पर आप बागान देखेंगे, इसमें आपको एक बाजरे की कृषि होगी, राइस कल्टीवेशन हो रहा है, पैडी, वीट, इन सबको देखेंगे हम। हमारे पास जनसंख्या अच्छी खासी है, हर जगह ही है, हिंदुस्तान और चाइना में तो बहुत ही ज्यादा है। अब इन सबको पूरा करने के लिए हमको बहुत तरीके की फसलें चाहिए और अलग अलग तरीके की फसलें चाहिए। और खासतौर पे जो इंडस्ट्रीज है, कृषि आधारित उद्योग है, उनको भी कच्चा माल भी चाहिए, मतलब लोगों को खिलाना भी है और इंडस्ट्री को भी खिलाना है। तो वीट, राइस, मेज, मिलेट, ये बहुत मेजर फूड क्रॉप्स है। जूट और कॉटन इसमें रेशे होते हैं, फाइबर क्रॉप्स है। चाय और कहवा ये पीते हैं, पूरे विश्व में ये पिएंगे या ये पिएंगे। चावल से शुरुआत करेंगे। चावल सबसे प्रमुख खाद्य फसल है ये, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, यहां पर लोग सबसे ज्यादा यही खाते हैं चावल, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। चावल के लिए आपको एक अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता चाहिए और वर्षा भी अच्छी खासी चाहिए। यहां पर चीका युक्त जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल क्ले सॉइल, जिनके पास पानी कंटेन करने की, पानी वो जो जज्ब करके रख सके, ऐसी मिट्टी चाहिए होती है, वहां पर बहुत अच्छा राइस होता है। चाइना चावल के लिए नंबर 1 पे है। उसके बाद कौन आता है? हम, इंडिया। फिर जापान है, श्रीलंका है, मिस्र है, इजिप्ट। और क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश यहां पर बहुत बढ़िया अच्छी कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो एक ही साल में 2 से 3 बार क्रॉप पैदा कर लेते हैं, क्योंकि जलवायु अनुकूल है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है। गेहूं पे आ जाए जो रोटी खाते हैं, रोटी नॉर्दर्न इंडिया में आ जाए, पंजाब वगैरह में चाहे रोटी खाते हैं। यहां पर तापमान मॉडरेट चाहिए और रेनफॉल सीजन में होनी चाहिए। तेज धूप चाहिए जब ये हार्वेस्टिंग का समय हो। दाना जब बन रहा होता है तो उसमें दूध होता है, दूध जैसा पदार्थ होता है, और वो उसको जब पकना होता है, हार्ड हो जाना होता है, तो उसके लिए धूप चाहिए होती है उसको सुखाने के लिए। सुअपवाहित यानी ऐसी जगह जहां पर लूमी सॉइल हो, वेल ड्रेन। यहां पर यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा ये होता है वीट हिंदुस्तान में शीत ऋतु में, विंटर में होता है, ध्यान रखिए, उसमें ग्रो किया जाता है। मिलेट मतलब होता है अनाज है, लेकिन ये मोटे अनाज है। मिलेट मतलब होता है जहां पर कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी है, बालू वाली, लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल, ऐसी फसल जहां पर वर्षा कम चाहिए, जहां पर हाई से थोड़ा मॉडरेट हमें टेम्परेचर, और बस पर्याप्त हमको रेनफॉल चाहिए, एडिक्वेट, पर्याप्त। वहां पर हम देखेंगे कि ये सब मिलेट्स उगाए जाते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये हिंदुस्तान में है। इसके अलावा और भी मिलेट्स उगाने वाले हैं, नाइजीरिया, चाइना, नाइजर, ये इसमें आते हैं। आपको एक चीज मैं बताता चलूं पहले, हम ये बताएं कि जो अलग अलग भाग में ना जो स्थानांतरित कृषि है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर जगह होती है। ये थोड़ी सी मैं बताना चाहूंगा, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राजील में और लदांग मलेशिया में। मेज यहां पर, मक्का, भुट्टा, यहां पर हमको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, बरसात भी चाहिए और अच्छी खासी हमको सनशाइन चाहिए, क्योंकि इसमें भी बीज पकने होते हैं। उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको में ये पाया जाता है, उगाया जाता है। यहां पर कपास की कृषि हो रही है। कपास के लिए आपको टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए, पानी थोड़ा कम चाहिए। 200 से लेकर 210 दिन पाला रहित, फ्रॉस्ट फ्री, 365 दिन होते हैं एक साल में, 210 दिन तक पाला नहीं करना चाहिए। और आपको ब्राइट सनशाइन चाहिए। काली और जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक और एलुवियल सॉइल, यहां पर ये उगता है।
चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट, ये सबसे आगे है कॉटन के लिए। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कॉटन ये कच्चा माल कपास है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। जूट यानी पटसन, जिसको हम सुनहरा रेशा बोलते हैं, यहां जो जलोढ़ मृदा है यहां पर पैदा होता है। अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, भारी वर्षा चाहिए और आर्द्र जलवायु यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसके लिए। यह फसल उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल एरिया, हिंदुस्तान और बांग्लादेश ये सबसे आगे है इसमें। जूट में, जूट मतलब जिससे बोरे वगैरह बनते हैं। कॉफी की कृषि आप देख रहे हैं, गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए और सुअपवाही दोमट यानी लोमी सॉइल, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। जो हिल स्लोप है वो सबसे बढ़िया है। यहाँ पर पर्वतीय ढाल जो होती है, पर्वतीय ढाल सबसे बढ़िया है। मतलब इस तरीके का अगर प्लांटेशन है तो सबसे अच्छा है। ब्राजील सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके बाद कोलंबिया आता है, पहले ब्राजील फिर कोलंबिया फिर इंडिया आता है। एक आपको तथ्य बताता हूं, कॉफी के पौधे की खोज कैसे हुई। अलग अलग कहानियां हैं इसकी। हुआ ये 850 एडी की बात कर रहा हूं। काल्दी अरबवासी थे, वो बकरी चराते थे। वो बड़ा परेशान हुए क्योंकि जो उसकी बकरियां थी बड़ी अलग तरीके से उछल कूद कर रही थी। उसने देखा ये बेरी की ये खा क्या रही है, उसको टेस्ट किया जो गोट्स खा रही है। उसने जब उसमें मजा आया उसको खा के, उसने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। तभी से कॉफी प्लांट बना। बड़ा अच्छा एक्सिलरेटिंग, मतलब आनंद आया उसको, तभी से बात बनी। मेज को हम कॉर्न कहते हैं, भुट्टा कॉर्न, और बहुत कलरफुल वैरायटी में ये पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। चाय चाय चाय, आपके घर में कोई आएगा तो आप क्या बोलेंगे उसको? आइए साहब चाय पीजिए, यही तो है। चाय की रोपण कृषि होती है। बागानों में उगाई जाने वाली जो टी है वो बागानों में उगाई जाती है। इसकी सबसे टेंडर लीव्स, ऐसे जो पत्ती होंगी ना यूं करके, अगर ये पौधा है, सबसे ऊपर वाली जो होती है उसको तोड़ा जाता है। यहां पर हाई रेनफॉल चाहिए, अच्छा खासा बरसात चाहिए, और सुअपवाहित मतलब अगेन मंद ढाल, बहुत स्टीप ना हो। ऐसा करके ढाल हो तो चलेगा, ऐसा ना हो। पत्तों को चुनने के लिए आपको लेबर चाहिए होता है, क्योंकि सबसे ऊपर की पत्ती आप निकालते हैं। यहां पर आप देखें ये काम हो भी रहा है। यहां पर टी प्लांटेशन यहां हो रही है। इसमें कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका ये सब अच्छी टी देते हैं। अब आप देखें कि हम क्या क्या डेवलप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। बहुत सारे काम हो रहे हैं। अच्छे बीज, हम कृषि का मशीनीकरण कर रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। तो कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है? हम चाहते हैं फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। हम चाहते हैं कि सब चीजें उगे और ऐसे उगे कि सब लोगों को फूड सिक्योरिटी मिले। तो यहां सबको, हर एक आदमी को साफ सुथरा, क्लीन, न्यूट्रिशियस, पौष्टिक भोजन मिले। हर एक आदमी का ये एक हमारा धर्म हो जाता है, हमारा कर्म हो जाता है, और उसकी जरूरत हो जाती है। खाद्य सुरक्षा मतलब कोई भी भूखा ना सो, 3 टाइप का पौष्टिक भोजन उसे मिले, भोजन जरूर मिले। इसे फूड सिक्योरिटी कहते हैं। खाना जरूर मिले, खाने के बगैर तो कुछ नहीं होगा। कृषि का विकास अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से हुआ है। जहां ज्यादा जनसंख्या है और विकासशील देश है, वहां पर गहन कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। जहां पर छोटे इलाके में होगा, स्मॉल होल्डिंग्स है, वहां सबसिस्टेंस होता है। बड़ी बड़े इलाकों में वाणिज्यिक कृषि हो रही है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर दोनों फॉर्म की, अगर हम यहां पर एक एग्जांपल लें तो हिंदुस्तान को देखते हैं एक फार्म और जो डेवलप्ड है, और हिंदुस्तान का एक हम फार्म देखते हैं जो अभी डेवलपिंग है। तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में कृषि के बारे में एक देखते हैं। एक खेत है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, आदिलाबाद गांव है। यहाँ पे मुन्ना लाल साहब देख रहे हैं आप, छोटे किसान है, 1.5 हेक्टेयर इनके पास, 1.5 हेक्टेयर का फार्म लैंड है, जमीन है इनके पास। अब इसी जगह पे वो रहते भी, मतलब इसी गांव में ये रहते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी, अच्छे बीज ये लाते हैं। हर ऑल्टरनेट ईयर भूमि अच्छी है, उर्वरक है, और कम से कम 2 क्रॉप ये उगा लेते हैं, जैसे वीट, गेहूं और चावल। किसान अपने बाकी दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से, सरकारी लोगों से जानकारी लेते रहते हैं। ये रेंट पे ट्रैक्टर भी ले आते हैं। इनके साथ कुछ मित्र हैं जो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यानी कि ये इस तरीके की खेती कर रहे हैं, जिसमें ये बुलक्स यूज करते हैं। इनके पास ट्यूबवेल है और
मतलब पानी की आवश्यकता ये ट्यूबवेल से पूरी करते हैं, जिसका ये रेंट देते हैं। अब इनके पास भैंस भी है, मुर्गे वगैरह भी है, और ये सहकारी समिति है तो दूध वगैरह भी बेच लेते हैं। यहां पर इस सहकारी समिति के सदस्य भी हैं, वहां से उनको चारा वगैरह मिल जाता है। सुरक्षात्मक उपाय उनके पास है, जैसे कृत्रिम गर्भाधान, इंसेमिनेशन होता है, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन, उसके लिए वो यहाँ पर कृषि के अलग अलग कामों के लिए उनको परिवारगण उनकी मदद करते हैं। बैंक और सहकारी समिति है, वहां से वो थोड़ा लोन भी ले लेते हैं, क्रेडिट भी ले लेते हैं, ताकि वो HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड ले पाएं और औजार ले पाएं। लोन ले लेते हैं, ये अपने उत्पाद को, अपना एक मंडी है वहां पर जाके बेचते हैं। और क्योंकि अधिकांश फार्मर्स, इनके पास स्टोरेज नहीं है, भंडारण फैसिलिटी नहीं है, चीजें रखेंगे कहां पे। इसका मतलब ये होता है कि अगर बाजार उनको अच्छे पैसे दे भी नहीं रहा है तो भी ये उनको बेचना पड़ता है, चाहे उनको पूरे पैसे मिल रहे हो नहीं पूरे पैसे मिल रहे हो, फिर भी उनको पैसे देना पड़ता है। तो अब ये काम हो रहा है, हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण सुविधा, स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए काफी काम किया है। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें बहुत काम कर रहे हैं। अब आइए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें तो आपको ऊपर से देखना पड़ रहा है। और देखिए यहां पर कीटनाशक भी ग्लाइडरों से हो रहा है यहां पर, क्योंकि इतनी बड़ी जगह के लिए तो आपको ये हवाई जहाज जैसी चीज चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म का औसत आकार देखिए, बहुत बड़ा होता है। टिपिकल फार्म साइज अगर देखेंगे यूएसए का, तो 250 हेक्टेयर ऑन एन एवरेज लगा लीजिए, 250 हेक्टेयर। किसान यहीं पे रहते हैं और नॉर्मली इसी जगह रहते हैं, और कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट यानी चुकंदर ये उगाते हैं। जो होरैन, ये मिडवेस्ट यूएसए, यहां पर आयोवा, इनके पास आयोवा स्टेट में 300 हेक्टेयर की उनके पास जमीन है। अब ये मक्का तभी उगाते हैं जब ये आश्वस्त होते हैं कि इनके पास मिट्टी तैयार है और पानी भी है। फसल के नुकसान को पहुंचाने के लिए जो भी पेस्ट वगैरह होते हैं उसके लिए बाकायदा उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं ताकि क्रॉप को डैमेज ना हो। समय समय पर वो सॉइल का सैंपल टेस्ट करते रहते हैं, उनकी उर्वरता चेक करते रहते हैं, न्यूट्रिएंट चेक करते रहते हैं कि उस जमीन में उर्वरता पूरी है कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं कि नहीं। अब इससे यहां पर वैज्ञानिक तरीके से एक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, वैज्ञानिक तौर पे ये अपनी कृषि करते हैं। इनका कंप्यूटर बाकायदा सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है ताकि उन्हें सब मौसम का, बाकी बहुत भी चीजें उनको पता चलती रहती है, वो अब देखते भी रहते हैं ऊपर से। रासायनिक उर्वरक और वो पेस्टिसाइड, कीटनाशक का उपयोग भी करते हैं। ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, वो बीज बोने के लिए मशीन हो गई, समतल करने के लिए हार्वेस्टर है उनके पास, संयुक्त हार्वेस्टर है, थ्रेशर भी है, ये इनके पास यहां पर आप देख पा रहे हैं, मिल रहा है इनको। सारे काम इनके मशीनी तौर पे होते हैं। अनाजित एक स्वचालित अन्न भंडार है इनके पास, स्टोरेज भी इनके पास अवेलेबल है, और बाजार अभिकरण यानी कि मार्केटिंग भी इनके पास अच्छी है। तो यूएसए का हमने देखा और इंडिया का देखा, यहां पर व्यवसाय की तरह काम करता है, एक खेती हर मजदूर की तरह काम नहीं करता। लेकिन एक कुछ समय बाद हम देखेंगे कि हमारा जो आदमी है, हमारा जो मजदूर है, हमारा जो किसान है, वो भी ऐसे ही काम करेगा, वो भी इसी तरीके से जिएगा। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।